राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण दोनों पहलू हैं। और ईवीएम को लेकर अगले कुछ दिनों में मैं देशव्यापी एक आंदोलन खड़ा होते हुए देख रहा हूं, और राजनीतिक पार्टियों को इसको पूरी तरीके से समर्थन देना चाहिए। ये वकीलों के जरिए हो रहा है, सिविल सोसाइटी के जरिए हो रहा है, कुछ बुद्धिजीवियों के जरिए हो रहा है। एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो रहा है ईवीएम के खिलाफ, और उसके उसके बहुत जायज कारण हैं। एक सबसे बड़ा कारण है कि मेरे वोट का अधिकार मेरे पास क्यों नहीं है, कंट्रोल मेरे पास क्यों नहीं है, ये शीशे में क्यों दिखाई देगा मुझे, मेरे हाथ में वो पर्ची क्यों नहीं आएगी और मैं डालूंगा क्यों नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट को करने में क्या हर्ज है? कोई टेक्नोलॉजी नहीं चेंज करनी है, कोई सिस्टम नहीं चेंज करना है, सिर्फ ये करना है कि जो पर्ची दिख रही है मेरा बटन दबाने के बाद, वो उस बक्से में ना जाकर बाहर आए और उस पर्ची को फोल्ड करके मैं बक्से में डालूं और उस पर्ची की काउंटिंग हो। इसमें कौन सा ऐसी रॉकेट साइंस है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत होनी चाहिए? इसमें तो कुछ ज्यादा फेरबदल की जरूरत नहीं है, कोई लाखों ईवीएम नहीं बदलनी है। ये तो ऑलरेडी वीवीपैट और ईवीएम आपके पास है, केवल वो पर्ची मतदाता के हाथ में देनी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है, जिसकी भी स्टडी होनी चाहिए, जो थोड़े बहुत ट्रेंड सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। आपने भी चर्चा की है पीछे पीछे कई बार इसकी। वो ये कि जब आखिरी फेज की काउंटिंग, आखिरी फेज की पोलिंग और काउंटिंग में समय कम होता है, यानी 1 या 2 दिन का ही समय होता है, उन चुनाव में बीजेपी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते। और जहां पे काउंटिंग, पोलिंग हो गई और पोलिंग के बाद 1 महीना 45 दिन का समय है काउंटिंग के लिए, वहां पे तस्वीर दूसरी हो जाती है। जी। अब जिन चुनाव के पहले ईवीएम जहां जिन स्ट्रांग रूम में रखी जाती है, वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में नहीं है, वो राज्य सरकारों के कंट्रोल में है। यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में बीजेपी की सरकारों के जो जिला अधिकारी हैं या जिला प्रशासन है, उसके कंट्रोल में ईवीएम के स्ट्रांग रूम होंगे। और चुनाव आयोग नहीं तय करता है कि कौन सी ईवीएम कहां जाएगी। बहुत से लोगों का शक है कि ईवीएम की हैकिंग तो छोड़िए, ईवीएम ही बदली जाती हैं कुछ जगहों पे। तो ये तमाम तरीके के जो डाउट्स हैं, अगर अगर जनता के मन में ये डाउट आ रहे हैं, तो जी। चुनाव आयोग को दूर करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें मदद करनी चाहिए। दूसरी चीज ये राजीव जी की बीजेपी या मोदी साहब 2023 के आगे की घटनाओं से, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे बीबीसी की रिपोर्ट हो, चाहे वो और तमाम बातें हों, पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो गए कि मोदी साहब एक डेमोक्रेटिक नेता नहीं है, वो एक ऑटोक्रेटिक नेता के तौर पे उभर रहे हैं और दुनिया के लोकतंत्र के लिए चुनौती बनेंगे। जी। ये 2023 में स्टैब्लिश हो गया। और इसीलिए आप देखिए कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उन सब में वैसी चीजें आ रही हैं, डाउन जा रहे हैं। और अभी आप देखिए कि जो अमेरिका जो कर रहा है, जो पन्नू का मामला है, उसकी उसको सुपारी देने का या उसकी हत्या करने का, साजिश का, या कनाडा में जो मामले हुए, ये एक बहुत अलग तरीके की इमेज मोदी साहब की बन गई है। और दूसरी जो मोदी साहब के अंदर परिवर्तन आया है, बेहद असुरक्षित। अगर वो असुरक्षा नहीं होती तो वो चुनाव आयोग के नियुक्ति का कानून बदलते नहीं। वो सब चीज कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने पाए। उनको डर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो हार जाएंगे।
और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ईवीएम के साथ साथ आपने सवाल पूछा कि मीडिया का, मीडिया बेशर्मी के साथ अभी राम मंदिर का चलाएगा 1-1.5 महीने 2 महीने जब तक चुनाव करेगा, सुबह से रात तक अयोध्या के सिवा कुछ भी नहीं चलेगा। इस मीडिया के खिलाफ दो काम करने चाहिए विपक्ष को। एक, सड़कों पर उतरकर नाम लेकर आंदोलन करना चाहिए। सिर्फ उनके शो में जाने से न जाने से, बाइकआउट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मीडिया रवांडा मीडिया है, ये देश हित में नहीं काम कर रहा है, ये समाज को बांटने का काम कर रहा है, ये संविधान के खिलाफ खड़ा हो गया है। इसके खिलाफ सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना चाहिए। और दूसरा कि जो वैकल्पिक मीडिया उतरा है या है और अच्छा काम कर रहा है, उस वैकल्पिक मीडिया को, इंडिया गठबंधन को, विपक्षी नेताओं को और जो भी ताकतें हैं जो लोकतंत्र बचाना चाहती हैं, जो संविधान बचाना चाहती है इस देश में, उनको इस वैकल्पिक मीडिया को ताकत देनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों महत्वपूर्ण से देखते हैं। और आज इस वीडियो के जारी होने का क्या मतलब है, क्या मायने निकाले जाएं? उसमें भी संतरा। हाँ, संतरे को लेकर राजीव जी बहुत मजाक उड़ता है सोशल मीडिया में, और आमतौर पे आरएसएस, क्योंकि नागपुर का मशहूर फल है, नागपुर के संतरे बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ये जो बना रहे हैं ये मेरे ख्याल से ऑरेंज मार्मलेड है ये, और कभी कभी हम भी बनाते हैं इसको घर पे, और इन्हीं दिनों बनता है ये। और देखिए, ये इस तरीके की जो वीडियो आते हैं राजीव जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो नेता हैं वो कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे आपके जैसे लोग हैं। जो मोदी जी ने अपने आप की एक छवि बनाई है कि वो कोई अलग दुनिया से आते हैं, तो अगर आप देखिए कि बहुत साल पहले हम लोग सुनते आए हैं कि विदेशों में आप जाएं तो देखें कि वहाँ के जो मंत्री हैं या वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बड़े आराम से बाजार में एक आम इंसान की तरह से बर्गर खाते मिल जाएंगे। तो हमारे देश के नेता वीआईपी मूवमेंट, हूटर चलता है, 15 बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ होती हैं और उसके साथ वो चलते हैं, तो आम जीवन से उनका जुड़ाव कम दिखाई देता है। खद्दर का कलफ लगा हुआ कुर्ता, सफ़ेद जूता, एसयूवी और सोने की चेन, ये नेताओं की पोशाक बन गई है। तो इस तरीके की तस्वीरें जाहिर सी बात है कि एक नया उम्मीद दिखाती हैं, नए भारत की तस्वीर दिखाती हैं कि भविष्य के नेता कैसे होंगे। दूसरे की हम लोग बात कर रहे हैं 2023 की शाम को जी। और इस वक्त मौका है कि हम जरा देखें कि 2023 में शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2023 के शुरुआत में ही, और उस पर बहुत हंगामा हुआ था। बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स पहुंच गया था। उसके बाद जनवरी के एंड तक अडानी साहब के ऊपर जो है एक रिपोर्ट आ गई थी जी। और उस रिपोर्ट ने काफ़ी महीनों तक अडानी साहब के शेयर्स को, और आज भी उनका जो तीसरा नंबर था दुनिया में रईस लोगों का, उसको घटाकर काफ़ी नीचे कर दिया था और उस पर काफ़ी हंगामा रहा। तो इस तरीके से साल की शुरुआत हुई और पॉलिटिकली बड़ा महत्वपूर्ण साल रहा ये। तो जो मोदी साहब की जो इमेज थी, अबव बोर्ड इमेज, वो अबव बोर्ड इमेज मोदी साहब की पे डंट लगा। और इसी साल आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा भी कंप्लीट हुई थी। जी।
तो जब हम लोग श्रीनगर में थे, बर्फबारी हो रही थी 30 जनवरी को। तो इस लिहाज से पॉलिटिकली 2023 जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। बड़ी घटनाएं हुई हैं और उन घटनाओं में भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उन घटनाओं में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं और असेंबली इलेक्शन से एक दिशा दिखती है। और 3 मैं उपचुनाव का भी जिक्र करना चाहता हूं राजीव जी, जिससे एक दिशा दिखती है जी। एक कस्बा पेट महाराष्ट्र का उपचुनाव, जिसको बीजेपी से छीना कांग्रेस ने जी लंबे अरसे के बाद। उसके बाद सागर डीघा चुनाव वेस्ट बंगाल का, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने छीना। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव पूर्वी उत्तर प्रदेश घोसी में हुआ और उसमें इंडिया गठबंधन की ताकत पहली बार दिखाई दी। जीती वहां समाजवादी पार्टी, लेकिन इंडिया गठबंधन इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस सबने उसका साथ दिया वहां पे जी। और उसके बाद कुछ विधानसभाओं के चुनाव, इन चुनाव और तेलंगाना का चुनाव, इन तेलंगाना के चुनाव, इन 3 विधानसभा के चुनाव या जो उपचुनाव हुए, इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूं? वोटर्स का एक रुझान दिख रहा है जी। और वो रुझान की वजह क्या हुई है कि आपने देखा होगा कि इसी साल बहुत ताकत लगाकर बीजेपी ने और आरएसएस ने पसमानदा मुसलमानों को इंगेज करने की बात की। हालांकि वो गुब्बारा था, उसकी हवा बहुत जल्दी निकल गई। एक विश्लेषक हैं, डेटा के सब चैनलों में बैठते हैं, अभी भी बैठे हुए, मैं देख रहा था उनको किसी चैनल पे। उन्होंने यहाँ तक उनके सारे आकलन सही होते हैं जहाँ बीजेपी जीतती है, और जहाँ बीजेपी हारती है उनके सारे आकलन गलत हो जाते हैं। कर्नाटक में उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई, तेलंगाना में उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 8 से 9% मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलता है। ये सर्वे, ये गणना कहाँ से, मुझे तो 8-9 मुसलमान दिख जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। तो ये जो ट्रेंड आया है 2023 में, जो इलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है कि दलित और ट्राइबल और मुस्लिम वोट किस तरफ जा रहा है, और इसी की चिंता है। देखिए कि मोदी साहब को अब राम याद आ गए। मैं याद दिला दूं राजीव जी कि 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार में मोदी साहब अयोध्या नहीं गए थे, 1 घंटे के लिए भी नहीं गए थे। अब उनको राम क्यों याद आ गए, इसी की पृष्ठभूमि में बता रहा था कि 2023 ने ये इबारत लिखी है कि उनको राम याद आ गए। राजीव जी 2023 में वो इबारत लिखी है कि राम याद आ गया, और राम को लेके पहुंच रहे हैं। भगवान राम को भी उन्होंने पक्का मकान दिला दिया और 4 करोड़ लोगों को भी पक्का मकान दिला दिया है, ऐसा दावा मोदी जी और उनकी सरकार कर रही है। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे, लेकिन 2023 का साल 2023 कैसा रहा, 2024 किसका होगा साल 2024। और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो जाते जाते बहुत चोट दे रही हैं बीजेपी को। जैसे बीजेपी के आईटी सेल के 3 नवाबजादे जो हैं वो पकड़े गए हैं, और तीनों के फोटोग्राफ्स हमने अभी दिखाए थे आपको। और क्या इन तमाम खबरों का कोई असर जनता के ऊपर होता है?